अखिलेश यादव जी की बात बड़ी अचरज में डालने वाली है। रही पहले, सबसे पहले सिंह की बात है तो उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। तो ऐसी बातें करना किसी को शोभा नहीं देता, ना मुझको शोभा देता है ना उनको शोभा देता है। तो ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए, लेकिन ठोस जो प्रमाण है वो चर्चा होना चाहिए। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2012 से 17, जब आप मुख्यमंत्री थे, एक बार आंकड़ा निकलवा लीजिए, दिखवाइए, नहीं तो मैं भी निकलवाया था आंकड़ा। कितने अनुसूचित जाति के थाना प्रभारी बनते थे, सीओ बनते थे, एसपी बनते थे, डीआईजी रेंज बनते थे? जीरो, ना के बराबर। और कलेक्टर, कमिश्नर, तहसीलदार, जीरो। पूरी तरीके से किसी को भी चार्ज ना दिया जाए, ये निर्देश था। अगर मेरी बात गलत है तो इसको काउंटर कर दीजिए अखिलेश जी, आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए कितना आप करते थे। आज जब इसी अनुसूचित वर्ग ने, प्रदेश के सारे गरीबों ने इनको राजनीतिक हाशिए पे पहुंचा दिया है, अब याद आ रही है, अब वहां कोने में खड़े होकर नारा लगा रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं। अगर आप दलितों के हितैषी थे या हैं, तो सबसे पहले आप या तो जवाब दीजिए या माफी मांगिए कि आपने हमारा इतना अपमान क्यों किया। बाबा साहब के नाम पे जिला भीमनगर, संत रविदास नगर, ज्योतिबा फुले नगर, भगवान बुद्ध की माता जी महामाया जी के नाम पे जिला महामाया नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, काशीराम जी के नाम पे जिला काशीराम नगर। इन सब जगहों पे जब आपके हाथ में पावर थी, मुख्यमंत्री का कलम था, आपने इनका अपमान क्यों किया? या तो इस बात का कोई स्पष्टीकरण दीजिए, कोई कारण है, या फिर माफी मांगिए इस बात के लिए, तब आपसे आगे बात होगी। ये आपका चरित्र है, ये आपके कार्य हैं, ये सबके सामने। मैं किसी खोखले आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं। आपने भीमनगर से बाबा साहब का नाम ना काटा हो तो जवाब दीजिए कि आपने नाम नहीं काटा, और अगर आपने काटा तो इस बात की माफी मांगिए, फिर आगे बात होगी। रामजी लाल सुमन जी बड़े वरिष्ठ नेता है। सन 77 में 25 साल की आयु पे वो सांसद हो गए थे। इंद्रजीत सरोज जी भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और दोनों लोग इस समय कुछ सुर ताल मिला करके ऐसी बातें बोल रहे हैं जो बहुत ही खेदजनक है, समाज में खाई डालने वाली है। लेकिन ये लोग समझदार लोग हैं, ये ऐसे लोग नहीं है जिनके मुंह से कोई बात फिसल जाती हो। बड़े अनुभवी लोग हैं। जो इनको निर्देश मिलता है वो ये बोलते हैं। इनको निर्देश मिल रहा है कि दूध में नींबू निचोड़ने का काम करो, वही ये कर रहे हैं। नींबू निचड़ेगा, समाज में बंटवारा होगा, समाज फटेगा, और उससे इनको लगता है कि राजनीतिक पनीर निकलने वाली है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। सबका साथ, सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। लेकिन सब लोग इस बात को अपने अंदर आत्मसात कर चुके हैं कि हमको साथ रहना, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। इस बात से मोदी जी, योगी जी हम लोग को आगाह कर चुके हैं, हम लोग इसको समझ चुके हैं। आज रामजी लाल सुमन जी, इंद्रजीत सरोज जी, अखिलेश जी हमको बांटने की कितनी कोशिश कर ले, आज समाज बटने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई पीडीए की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर घर में, हर चुनाव में जाती है। कभी हमको यहाँ से ज्यादा वोट मिलता है, कभी वहां से ज्यादा वोट मिलता है। एक भी घर ऐसा नहीं है जो हम बोले कि हमको उसका वोट नहीं चाहिए, या हम कहें कि हमको ये 3 जातियों का वोट मिल जाएगा, हमारा उल्लू चीरा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। बाबा साहब ने संविधान में ये नहीं कहा था कि 3 जाति लेकर के काम करो। बाबा साहब ने कहा था सबके लिए काम करो। जो हमको वोट नहीं देता हम उसके लिए भी काम करते हैं। ये लोकतंत्र का भाव है, और अखिलेश जी इसके ठीक विपरीत जा रहे हैं। वक्फ का जो कानून है वो बहुत पुराना कानून था। भूमाफिया उसका भर भर के दुरुपयोग कर रहे थे, जमीनों पे कब्जा कर रहे थे। जो मुतवल्ली हैं, 2 रुपए डाल रहे थे वक्फ के खाते में, 2 लाख रुपए अपनी जेब में रख रहे थे। इस कानून को एक संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट का का अधिकार है रिव्यू करना, वो इस कानून को रिव्यू भी कर रहा है, लगभग हर कानून को रिव्यू करता भी है। जैसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, मुझे विश्वास है कि जो मूल भावना है उस कानून की, सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखेगा। और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ही कानून सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि वैसा रहे। पर ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन मैं आसान शब्दों में 4 विषय बता सकता हूँ। पहला, जो नई तकनीक आज उपलब्ध है, जीपीएस, सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन, इन सब को प्रयोग करके एक इन्वेंटरी, एक लिस्ट बनाई जाएगी कि किस बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। आज बोर्डों के पास सूची ही नहीं है कि उनके पास संपत्ति कितनी है, ये गलत बात है। दूसरा, कौन बनाएगा इसको? उनके पास विशेषज्ञ नहीं है, तो इसमें तहसीलदार, डीएम का रोल बढ़ाया गया है, जिससे कि जो विशेषज्ञ एजेंसी है उसका इसमें रोल हो। तीसरा,
कोई भी कोर्ट, कोई भी ऐसी बॉडी जब निर्णय लेती है तो उसका एक अपील का एक ट्राइब्यूनल होना चाहिए, उसकी व्यवस्था की गई है। और अंतिम चौथा बहुत महत्वपूर्ण कि कई बार वक्फ के संपत्ति को लेकर के नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज भी इसमें इन्वॉल्व की गई है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो नॉन मुस्लिम्स का भी यहाँ पे मत होना चाहिए। तो शायद 2 सदस्य इसमें प्रावधान किए गए। जो मेजॉरिटी सदस्य है वो मुस्लिम ही है, लेकिन बात आनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स में भी, इसके लिए इनको रखा गया है, प्रतिनिधित्व के लिए, विविधता के लिए। इन 4 बिंदुओं में से किसको क्या विरोध हो सकता है? एक, पुराने कानून को जिसको भूमाफिया दुरुपयोग कर रहा था, ठीक किया गया है, पारदर्शी किया गया है। एक आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, एक गरीब हिंदू इस नए कानून से खुश है और इस खुशी का इजहार भी कर रहा है। केवल वहां पे जहां पे भूमाफिया है, जहां की सरकारें इन भूमाफियाओं को बढ़ावा देती हैं, वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में सब लोग खुश हैं, सब स्वागत कर रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि एक अच्छा कानून सरकार लेकर के आई। बीजेपी हिंदू मुसलमान करा रही होती तो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करा रही होती। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलती है। हमारी सरकार तो बिल्कुल स्पष्ट चलती है। कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी का रुख बड़ा स्पष्ट है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश किसी ने की, वो किसी मत का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा। क्यों? उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो खिलवाड़ करता है उससे उत्तर प्रदेश की छवि खराब होती है, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ सकती है। ये किसी भी, न सिरफिरे को, न किसी माफिया को, न किसी बदमाश को मौका दिया जाएगा। जो ऐसा करेगा उसका दिमाग ठीक किया जाएगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के आम लोग जिन्होंने योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया है, वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा शांत राज्य बन चुका है, इसको और अच्छा हम लोग लेकर के जाएं। जैसा अखिलेश जी के समय था वैसा लोग पसंद नहीं करते। अखिलेश जी शायद गलत समझ रहे हैं इस बात को। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि वन इलेक्शन ऑन वन डे। इसका मतलब है ओवर 6 मंथ्स, 6 महीने में ये चुनाव होंगे। सबसे पहले लोकसभा विधानसभा का चुनाव होगा, वो भी एक दिन में नहीं होगा। जैसा आयोग तय करेगा 5, 6, 7 चरण जैसा भी होता है वैसे चरणवार होगा। जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाएगा, उसके बाद में फिर 2 चुनाव बचेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, इनको भी संपन्न कराया जाएगा। यानी हर प्रकार के चुनाव को 6 महीने में हम लोग पूरा कर लेंगे। कोई भी ऐसा सिस्टम जिससे पैसे की बचत होती हो, जिससे समय की बचत होती हो, किसी बिजनेस के लिए, सरकार के लिए या पूरे देश के लिए अच्छा है। आज जिस तरह की चुनाव व्यवस्था आ गई है, बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था नहीं दी थी। बाबा साहब ने व्यवस्था दी थी चुनाव एक साथ हो, और एक साथ हुए भी। पहले 4 चुनाव यानी 2 दशक तक एक साथ चुनाव होते थे। ये तो कांग्रेस ने, इंदिरा जी ने बार बार सरकारों को बर्खास्त किया राज्य की, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया। 71 में जो सरकार अभी 1 साल और चलनी चाहिए थी, उन्होंने जल्दी चुनाव करा दिया राजनीतिक लालच में। इस प्रकार पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। आज हम लोग नया काम नहीं कर रहे, जो बाबा साहब देके गए थे उस पर वापस लेकर के जा रहे हैं। और पुनः कोई भी ऐसा काम, ऐसा सिस्टम जो एफिशिएंसी लाता है, समय की और पैसे की, अच्छा है।